ओके नाउ लिसन। अभी हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियाई के बारे में। एटम्स हमने कंप्लीट कर लिया है। आपका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसे हमें स्टडी करना है वो है न्यूक्लियाई। ठीक है, तो देखिए बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं शुरू में जो आपको ऑलरेडी पता भी है उसके बारे में। ठीक है, तो मैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। चलो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई के बारे में हमें बताया गया था 1911 के अंदर by Rutherford, and he is associate from the study of large angle scattering alpha particles from the metal foil। ठीक है, और वहां पर क्या बताया गया था अबाउट द साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द न्यूक्लियाई के बारे में हम बताया गया, जिसमें बताया गया कि साइज ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस जो है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻15 मीटर, एंड द साइज ऑफ द एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 मीटर। मोस्ट ऑफ द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी स्पेस। ये सब चीजें वहां पर बेसिक बेसिक हमें बताएंगे कि इसमें एटम्स के अंदर बताएंगे बाय रुथरफोर्ड एंड हिज एसोसिएट्स। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एटॉमिक मास। क्या? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है वो समझिए। तो जिस यूनिट को हम ये कहें कि जिसमें हम मेजर कर सकते हैं किसे, एटॉमिक मास को, जिस यूनिट से हम मेजर करते हैं उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। The unit in which atomic mass, sorry, the unit in which atomic and nuclear masses are measured is called atomic mass unit। पहली चीज। दूसरा है वन एटॉमिक मास यूनिट। क्या है? वन वन atomic mass unit is defined as one atomic mass unit is defined as is defined as 1/12 of the mass of an atom of 6C12। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखें कि एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पता है सभी को? यस एवोगैड्रो सर। नंबर की वैल्यू, यस, तो आप सभी को पता होनी चाहिए एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है। तो ये होती है 6.023 इंटू 10⁻23। एंड अगर हम ये कहें कि मास ऑफ 6.023 into 10⁻23 atoms of C12, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12 ग्राम। कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। और अगर हम कहें मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिखे 1 AMU की वैल्यू कितनी आएगी, जैसे हम कह सकते हैं वन एटॉमिक मास यूनिट। तो हम लिखते हैं 1 AMU, दैट मीन्स वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻24, सॉरी 10⁻27 kg। ये आपका 1 AMU का वैल्यू हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेक्स्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट मींस वी कैन से बी रिप्रेजेंटेड बाय ईवी। मतलब कि हम कहेंगे इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा,
राइट। और 1 eV को अगर आप लिखें जूल के अंदर तो क्या हम क्या लिख सकते हैं, 1 eV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है। और आगे चल के जब हम एनर्जी की हाई टर्म्स को स्टडी करेंगे तो हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कई जगह पे यूज किया जाएगा, तो उस कंडीशन में वी विल राइट 1.6 10⁻13 जूल। क्यों? बिकॉज यहाँ पर मेगा है, मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 करेंगे तो 10⁻19 प्लस 10⁻6 तो -13 जूल विल बी देयर। ठीक है। एंड इफ यू कन्वर्ट दिस 1 AMU, जैसे हमारे पास में यहाँ पर यूनिट है, इस 1 AMU यूनिट को अगर हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, 1 AMU को हम क्या लिख सकते हैं, 1.66 10⁻27 kg, राइट। देखिए यहाँ पर हम एक रिलेशन की बात करेंगे, दैट द रिलेशन बिटवीन AMU एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि MeV। सो एज पर द अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो E इक्वल्स टू होता है mc², राइट। एंड मास यहाँ पर कितना है, तो 1 AMU, मास कितना लिया है, 1 AMU, दैट मीन्स 1.66 into 10⁻27 kg, right? And c is the speed of the light, तो 3 into 10⁸ इन वैल्यूज को जब आप इस इक्वेशन के अंदर, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे, सो यू विल हैव द वैल्यू E इज इक्वल्स टू mc² में आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हो जाएगा 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच वी अप्रोक्सीमेटली हमेशा हम ये कहेंगे दैट इट इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? देखो बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है, बिकॉज केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं आपने इन सब चीजों को पढ़ा हुआ होता है, राइट। अच्छा ये बताइए एटॉमिक, सॉरी स्लाइड करो, हो गया बेटा? हम्म। अच्छा अब ये बताइए मुझे, आपको एटॉमिक नंबर के बारे में पता है सभी को? एटॉमिक नंबर क्या होता है सभी को पता है? यस सर। मास नंबर क्या होता है सभी को पता है? और न्यूक्लियाइड क्या होता है, तो हम न्यूक्लियाइड के बारे में बता देता हूँ। सो न्यूक्लियाइड इज अ स्पेसिफिक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, वी कैन से अ न्यूक्लियाइड, a nuclide is a specific nucleus, a nuclide is a specific nucleus of an atom which is characterized by, which is characterized by its atomic number, its atomic number Z and mass number A। ठीक है। तो जो नॉर्मली हम आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्या लिखते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं G X टू A, ऐसे लिखते हैं, राइट। देखा है ना आपने ऐसा लिखे हुए। इसमें X क्या है, केमिकल सिंबल जो होता है। ठीक है। सपोज आपको गोल्ड के लिए लिखना है तो गोल्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, 79 AU 197। ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसमें 79 क्या है, प्रोटॉन्स। 79 क्या है,
प्रोटॉन्स। और अगर आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा जाए तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए हम क्या करेंगे, ए माइनस जेड। तो ए कितना है 197, माइनस जेड कितना है 79। तो ए माइनस जेड 197 माइनस 79 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 118 न्यूट्रॉन्स। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो न्यूक्लियर साइज क्या होता है। न्यूक्लियर साइज, तो न्यूक्लियर साइज का मतलब होता है कि वी कैन से एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट शोज दैट वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर ए। हमने जो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स किए होते हैं उसके ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। मतलब कि 4/3 पाई आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए, लिख सकते हैं। तो r इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, a रेज टू 1/3 लिख सकते हैं, यस और नो? यस सर। अब ये जो प्रोपोर्शन साइन है इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं कांस्टेंट r नॉट से, ठीक है। और हम लिख सकते हैं दैट r इज इक्वल्स टू r नॉट इंटू a रेज टू 1/3। क्लियर है? जिसमें r नॉट जो है, r नॉट क्या है, इम्पेरिकल कांस्टेंट। r नॉट क्या आ जाएगा इसमें, इम्पेरिकल कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर है? यस सर। यस सर। दूसरी चीज, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि एज, यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं ए, ये जो ए है हमारा, दिस ए, तो व्हाट वी कैन से कि एज दिस ए इज डिफरेंट फॉर द एलिमेंट्स, सभी के लिए जो ए की वैल्यू है वो डिफरेंट रहेगी, राइट। एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू क्या होती है बेटा, चेंज होगी। तो एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर ए की वैल्यू चेंज होगी तो हम क्या कहेंगे कि एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइजेस। क्या लिख सकते हैं कि एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atomic nuclei of different elements have different sizes। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी, तो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट्स वॉल्यूम। बिकॉज नॉर्मली हम डेंसिटी को भी लिखते क्या है, मास बाय वॉल्यूम में तो लिखते हैं। क्या लिखते हैं डेंसिटी को, मास बाय वॉल्यूम, यस और नो? तो हम क्या यस यस सर। सर। लिखेंगे कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर, क्या, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर is the ratio of mass of nucleus and its volume. So we will say that density of nuclear matter, density of nuclear matter is the ratio of mass of nucleus and its volume, right? वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस हम लिख रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। जिसमें आर की वैल्यू हमें कितनी पता है,
आर की वैल्यू कितनी है, आर नॉट ए रेज टू 1/3 का क्यूब. सो व्हाट वी कैन राइट 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब ए रेज टू 1/3 बाई क्यूब. क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भाई. 1/3 का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, ए. बोलो क्लियर है यहाँ तक. तो ये क्या आ गया, ये आ गया वॉल्यूम. Yes, sir. ठीक है. देन डेंसिटी की अगर हम बात करें, सो वी कैन राइट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम. तो मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे कितने, 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए. ठीक है. So we will write mass of nucleus by volume of nucleus. So mass of nucleus is m into capital A और वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए. राइट. तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो रिमेनिंग विल बी 3m बाय 4 पाई आर नॉट क्यूब. ये क्या आ गया, डेंसिटी आ गई. क्लियर है. आर नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी है, आर नॉट की वैल्यू कितनी है, 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर. कितनी है, 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर. बोलो क्लियर है यहाँ तक. Yes. Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, आइसोटोप्स क्या होता है, नीर नीर आइसोटोप्स Yes, क्या sir. होता है. आइसोटोप्स क्या होता है, विधि. कथन. प्रथम. दिव्या. समझिए, आइसोटोप्स का मतलब होता है द एलिमेंट, isotopes of an element are the atoms of the element which have the same atomic number. क्या होता है, same atomic number but different atomic weights, but different atomic weights. बोलो क्लियर है. ठीक है. अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1H1 1H2 1H3 ये सारे क्या है, आइसोटोप्स हैं. किसके, हाइड्रोजन के. तो इसमें आपने देखा कि एटॉमिक नंबर जो है वो कैसा है, सेम है, और एटॉमिक वेट्स जो है वो कैसा है, डिफरेंट है. सिमिलरली एक है आपका 2He3 2He4 एंड 2He6. ये क्या है, हीलियम के आइसोटोप्स हैं. ठीक है. फिर कार्बन के तो 6C10 6C11 6C12. ठीक है. 6C13 6C14 ये आइसोटोप्स हैं. बोलो क्लियर है. अब आप समझिए आइसोबार.
नेक्स्ट क्या है? आइसो बार। आइसोबार्स क्या है तो समझिए। Isobars are the atoms of different elements which have the same atomic weight but different atomic number. आइसोबार में क्या कहेंगे, क्या होता है? Same atomic weight but different atomic number. So we will say same atomic weight but different atomic numbers. बोलो, समझ में आया? ये क्या है? आइसोबार है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 11 सोडियम 22 10 नियोन 22। ठीक है। दूसरा है 20 कैल्शियम 40 एंड 18 आर्गन 40। ये भी आइसोबार्स है। 17 क्लोरीन 37 एंड 16 सल्फर 37। ये भी आइसोबार्स है। बोलो, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है आइसोटोन। आई नो आप सभी को ये चीजें तो बहुत कॉमनली है और आपको आती भी होंगी। ठीक है। आइसोटोन्स में क्या होता है? आइसोटोन्स आर द न्यूक्लियाइड व्हिच कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो क्या करेंगे? a माइनस जेड इक्वल्स टू, हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखते हैं, राइट? तो जैसे कि सपोज हमने लिखा 17 क्लोरीन 37 और लिखा 19 पोटेशियम 39, सॉरी 19 पोटेशियम 39। तो 37 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 20। तो ना यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो क्या है? a माइनस जेड आप करेंगे तो सेम हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं। एंड दिस वी कैन से दीज आर आइसोटोन्स। एक और एग्जांपल है हमारे पास में, वो है 1h3 और 1h3 एंड 2He4। तो 1h3 में 3 माइनस वन, 2 3 माइनस वन करेंगे तो 2, यहाँ पर 4 माइनस 2 करेंगे तो 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस पक्का? हाँ सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है मास एनर्जी रिलेशन। नेक्स्ट क्या है? मास एनर्जी रिलेशन। अब मास एनर्जी रिलेशन की अगर हम बात करें तो हम सबको पता है कि एनर्जी के लिए हम क्या लिखते हैं? E इज इक्वल्स टू mc²। अब यहाँ पर होता क्या है कि जितना मास डिसअपियर होता है उतनी ही एनर्जी अपियर हो जाएगी। समझ में आया? कि अगर मैं कहूं कि m मास डिसअपियर्स, तो क्या होगा? E एनर्जी अपियर्स। क्या लिखेंगे? E एनर्जी अपियर्स एंड वाइस वर्सा। बोलो, आई बात समझ में? दूसरी चीज समझो इसमें
The mass of a particle measured in a frame of reference in which the particle is at rest is called rest mass. समझ में आया? The mass of a particle measured in a frame of reference in which the particle is at rest is called rest mass. तो जिस frame of reference के अंदर हम particle का mass measure करेंगे and if the particle is at rest, तो वहां पर उस mass को हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा? Rest mass नाम दे रहे हैं. और rest mass को हम usually किससे represent करते हैं? m naught से represent करते हैं. ठीक है? So the rest mass energy of particle would be क्या लिख सकते हैं? Energy for rest mass particle की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा m नॉट सी स्क्वायर. क्या लिखेंगे? m नॉट सी स्क्वायर which is enormously large on account of large value of c. If capital T is the kinetic energy of the particle, then the total energy is, तो E मतलब कि अगर हमें टोटल एनर्जी को लिखना है तो टोटल एनर्जी कैन बी रिटन एज द टोटल एनर्जी इक्वल्स टू रेस्ट मास ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल प्लस टी. टी क्या है? आपकी काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है? और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि जो टोटल एनर्जी हमने लिखी है, आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. देखो, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं अभी लिख देता हूँ that E is equals to mc square is equals to m नॉट c square plus kinetic energy. अब यहाँ पर जो m है बेटा, ये m हम कह सकते हैं that m is greater than m नॉट. एंड यहाँ पर जो m है, इस m को हम कह सकते हैं इफेक्टिव मास ऑफ द पार्टिकल. क्या कह सकते हैं? इफेक्टिव मास ऑफ द पार्टिकल. बोलो, क्लियर है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी में क्या कहते हैं? सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द सम ऑफ मास एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर एन इंटरेक्शन. क्या लिखेंगे? द सम ऑफ द मास एनर्जी of a system of particles is the same before and after an interaction. ठीक है? नेक्स्ट है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम कह सकते हैं दैट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ योर न्यूक्लियस इज द एनर्जी with which nucleons are bound in the nucleus. रिपीट कर रहा हूं. Binding energy of a nucleus is the energy which nucleons are bound in the with which the nucleons are bound in the nucleus. It is measured by the work required. It is measured by the work required to be done to separate the nucleons an infinite distance apart from the nucleus so that they may not interact with each other. ये होता है आपका
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस, लिख देता हूं यहां पे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ a nucleus is the energy with which the nucleons are bound in the nucleus it is measured by the work required, it is measured by the work required to be done to separate the nucleons, to separate the nucleons on infinite distance apart from the nucleus, so that they may not interact with each other, so that they may not interact with each other. ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ पर एक चीज जो समझनी है वो ये है, जिसके बेसिस पे कई न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट के बारे में आप में से किस किस को पता है? डू यू नो अबाउट द मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट के बारे में पता है क्या आपको? No. नहीं पता है, ठीक है, तो मास डिफेक्ट के बारे में समझिए पहले। The origin of nuclear binding energy has been explained on the basis of Einstein's theory of mass energy equivalence. It is found that rest mass of a nucleus is always slightly less than the sum of the rest masses of free neutrons and protons composing the nucleus. फिर से repeat कर रहा हूँ. It is found that rest mass of the nucleus is always slightly less than the sum of the rest masses of the free neutrons and proton composing the nucleus. This is as if certain mass disappears in the formation of the nucleus. This difference between the sum of the masses of the neutrons and protons forming a nucleus and mass of the nucleus is called the mass defect. So we will say कि मास डिफेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एम से हम मास डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वी विल से z into mass of proton plus number of neutrons, मतलब कि a minus z into mass of neutron minus mass of the nucleus, ठीक है। तो ये जो है ये आपका आ जाएगा मास डिफेक्ट। क्या आ जाएगा? मास डिफेक्ट।
ये है मास ऑफ द प्रोटॉन, ये मास ऑफ द न्यूट्रॉन. A minus Z will give you the number of neutrons. M n मतलब कि मास ऑफ द न्यूक्लियस. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो जब हम बाइंडिंग एनर्जी के बारे में लिखेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी के बारे में लिख सकते हैं डेल्टा एम सी स्क्वायर. डेल्टा एम क्या है? मास डिफेक्ट है. डेल्टा एम क्या है? मास डिफेक्ट. दैट मीन्स ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर. बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. ठीक है ना. लेट्स सी. अब यहाँ पे स्मॉल m जो है वो क्या है? मास ऑफ द एटम. सॉरी, इफ m इज द if m is the mass of the atom, mass of the atom zx raised to a containing containing z electrons, each of mass me. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? द मास ऑफ जेड एक्सेस टू ए इक्वल्स टू मास ऑफ द न्यूक्लियस इंटू जेड एक्सेस टू ए प्लस z times of mass of the electron minus binding energy of electrons by c square. ठीक है. अगर आपसे मास ऑफ द एटम निकालना है तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ जेड एक्सेस टू ए इक्वल्स टू mass of the nucleus of the atom plus z times of the mass of the electron minus binding energy of electron by c square. हमारे पास में जो बेसिक फॉर्मूला बना बाइंडिंग एनर्जी का वो कौन सा बना? ये हमारा वो फॉर्मूला है बाइंडिंग एनर्जी का जो हमारे लिए काम का है. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. किसी को इसमें कोई डाउट है? इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी. ठीक है. देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द मास डिफेक्ट, मतलब कि डेल्टा एम निकालना है. एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, मतलब कि पहले आपको क्या निकालनी है? बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है. फिर क्या निकालना है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. ठीक है. फॉर अ लिथियम मास, फॉर अ lithium, sorry, for a lithium nucleus, three Li 7.
taking its mass कितना मास लेना है, तो ये लेना है 7 AMU एंड मास ऑफ प्रोटॉन ये आ जाएगा 1.007825 AMU। मास ऑफ न्यूट्रॉन ये मेंशन्ड है, ये सब चीजें गिवन है आपको न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। 1.008665 AMU and 1 AMU equals to 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेंशन्ड है, इतना आपको गिवन है। आपको मास डिफेक्ट निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मास डिफेक्ट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, वो फॉर्मूला अप्लाई करें उससे पहले अगर मैं इसे ब्रेक करूं 3 लिथियम 7 को, तो 3 लिथियम 7 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैं लिख सकता हूं कितने हैं 3। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेंगे 7 - 3 मतलब कि 4। क्लियर है। अब मास डिफेक्ट का फॉर्मूला, तो मास डिफेक्ट होता है डेल्टा एम। क्या होता है, डेल्टा एम। तो डेल्टा एम क्या है, z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a minus z into mass of nucleus, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 3 इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो ये रहा मास ऑफ प्रोटॉन, ये है 1.007825, ठीक है, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 4, कितने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 4, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.008665 माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस, तो मास ऑफ द न्यूक्लियस कितना है आपको गिवन है, द लिथियम न्यूक्लियस है एंड इसका मास है 7 AMU, तो यहाँ पे लिखेंगे 7.00000, ठीक है। तो आप इसका जब कैलकुलेशन करेंगे, ये चीजें क्लियर हो रही हैं बेटा, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? No, sir. पक्का, ठीक है। स्मिथ समझ में आ रहा है, कल्प, Yes, sir. पार्थ मेहता, विधि, Yes, sir. विश्वा, Yes. ठीक है। तो अब देखिए, तो मास डिफेक्ट जो की है डेल्टा एम, तो डेल्टा एम कितना आ जाएगा, तो डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी 0.058135, 58 डेल्टा एम इज इक्वल्स टू 0.058135 AMU। बोलो क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. अब आपसे पूछा जाए टोटल बाइंडिंग एनर्जी, क्या पूछा जाए, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, तो व्हाट वी कैन से टोटल बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एम से स्क्वायर। सो डेल्टा एम कितना गिवन है, तो डेल्टा एम की वैल्यू हमें गिवन है 0.058135, 0.058135, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, डेल्टा एम सी स्क्वायर, है ना। तो हमने डेल्टा एम तो निकाल लिया, वो भी AMU में है। अब आपको ये भी पता है कि 1 AMU किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 AMU हमने अभी रिलेशन निकाला था, किसका निकाला था रिलेशन, एनर्जी का रिलेशन निकाला था ना अभी AMU और MEB के लिए।
तो क्या आया था, 1 AMU की वैल्यू कितनी थी, 931 MeV थी, यस और नो? Yes. Yes, Yes. sir. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए ये वैल्यू आपको AMU में गिवन है ऑलरेडी। सो आपको सीधा सीधा क्या करना है, 931.5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 54.153 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ गई। और आपसे पूछा जाए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, क्या पूछा जाए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या आ जाएगा, तो ये होगा 54.153 बाय 7, ठीक है, तो हो जाएगा 7.736 MeV। बोलो क्लियर है यहाँ तक? हाँ भाई, समझ में आ रहा है? Yes, sir. पक्का? आगे देखो, नेक्स्ट है पैकिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन। वर्ड सुना है पहले कभी, पैकिंग फ्रैक्शन? अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी तो निकालना था, हाँ निकाल लिया है। नहीं नहीं, इसका यूनिट गलत है, इस ये नहीं आएगा, पर न्यूक्लियन आ जाएगा ना, तो ये आएगा MeV पर न्यूक्लियन, ठीक है, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है तो बाइंडिंग एनर्जी का मेजरमेंट तो हमने MeV में कर लिया, बट न्यूक्लियन के लिए भी N लिखना पड़ेगा, राइट? नाउ तो पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, सो वी विल से पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज द मास XX पर न्यूक्लियन। क्या लिखते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पैकिंग फ्रैक्शन of a nucleus is is defined as the mass excess, the mass excess per nucleon। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो क्या लिख सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू mass excess, sorry, mass excess by mass number। तो मास एक्सेस कितना हो जाएगा, M माइनस A, और मास नंबर कितना हो जाएगा, तो A, जिसमें M क्या होता है, एक्चुअल वेट ऑफ द न्यूक्लियाइड होता है, और A क्या होता है, मास नंबर होता है, ठीक है। M क्या है बेटा यहाँ पे, कैपिटल M, एक्चुअल वेट ऑफ द, एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट ऑफ अ न्यूक्लियाइड, एंड कैपिटल A क्या है, मास नंबर। चलो यहाँ तक चीजें क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. दूसरी एक चीज जो आपको इसमें ध्यान रखनी है, पैकिंग फ्रैक्शन के अंदर, कि जो A हमने लिखा है यहाँ पर, ये A जो है वो हमेशा होल नंबर रहेगा, ठीक है,
लेकिन यहाँ पर हमने जो m लिखा है कैपिटल M विच इज द एक्चुअल वेट ऑफ द न्यूक्लियोइड, नॉट नेसेसरीली कि ये होल नंबर हो, ठीक है, नॉट नेसेसरी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब अगर हम ये कहें कि 8O16, मतलब कि ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, 8O16, द वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इज 0, द वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इज 0 बाय डेफिनेशन, ठीक है, क्योंकि इसका एक्चुअल वेट और मास नंबर दोनों क्या सेम ही होंगे। यस और नो? Yes, sir. राइट। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। फॉर वैल्यूज ऑफ a इज लेस देन 20, मतलब ये जो वैल्यू है ये, तो a इज लेस देन 20 के लिए पैकिंग फ्रैक्शन इज पॉजिटिव। फॉर a इज लेस देन 20, फॉर a इज लेस देन 20, पैकिंग फ्रैक्शन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। And as a increases, packing fraction become negative. As a increases, packing fraction becomes negative, ठीक है। लेकिन it will become again positive when the value of a is about 180, ठीक है। It will becoming positive, becoming positive again। ये ध्यान रखने वाले पॉइंट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे टाइम पास नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो ध्यान देना। At values of a about 180, बोलो यहां तक क्लियर है। इसके बाद में एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स का मतलब ये है कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन which hold together the nucleus nuclear sorry which hold together the nucleons in the tiny nucleus of the atom in spite of strong electrostatic forces of repulsion between the protons। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, न्यूक्लियर फोर्सेस क्या हैं, तो देखिए न्यूक्लियर फोर्सेस, तो क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर द फोर्सेस इट्स अ स्ट्रॉन्ग these forces are strong nuclear force, strong forces of attraction which hold together which hold together the nucleons
न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. In the tiny nucleus of an atom, in spite of strong electrostatic force of repulsion, strong electrostatic force of repulsion between protons. बोलो, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पे हो गया अपना न्यूक्लियर फोर्सेस. ठीक है. अब इसका कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अ पेयर ऑफ प्रोटॉन्स एंड आल्सो बिटवीन अ न्यूट्रॉन प्रोटॉन पेयर. Nuclear forces are the stronger forces in the nature. The magnitude of nuclear force is 100 times that of the electrostatic force and 10 is to 38 times that of gravitational force between nucleons. The nuclear forces are very short range forces. They are operative up to distance of the order of few Fermi. ठीक है. The variation of nuclear forces with the distance between nucleons is not known exactly. Nuclear forces are negligible when the distance between nucleons is more than 10 Fermi. ठीक है. तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस, जो मैंने आपको चार पांच चीजें अभी बताई हैं. यहां तक किसी को कोई डाउट है? रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? तो रेडियो एक्टिविटी के लिए हम लिख सकते हैं द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच a heavy element disintegrate itself without being forced by any external agent to do so. That means it is all about radioactivity. The phenomenon was discovered by a French physicist Henri Becquerel in 1896. इसीलिए रेडियो एक्टिविटी की जहां पर बात होगी वहां पर अगर आपको यूनिट लगानी है तो बैक्वेरल यूनिट उसके लिए यूज की जाती है, बिग क्यू से. बोलो, आई बात समझ में? दूसरी चीज, the phenomenon of emission of active radiations by an element was termed radioactivity, and the element exhibiting this property was called radioactive element. ठीक है. तो इस सब चीजों के बारे में आपको स्टडी करना है. अल्फा बीटा और गामा के बारे में सबसे पहले आप स्टडी करेंगे. ठीक है. बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए. क्लियर है यहाँ तक सभी को?